आइए दोस्तों टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर आगे बढ़ेगा, टॉपिक नया होगा। अब तक हमने देखा था कि जो आदिवासी लोग थे, जो वनवासी थे, उनकी आजीविका के स्रोत क्या क्या थे। कुछ लोग घुमंतु थे, कुछ स्थायी खेती भी करते थे, कुछ लोग पशुपालन का काम करते थे, कुछ चीजों को संग्रह करके अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन अब यहां से कहानी बदलती है। अंग्रेज नाम का घुसपैठिया व्यापारी और महाजन, जिसको यहाँ दीकू कहा गया है, वो सब लोग जंगलों में प्रवेश करते हैं, एंटर होते हैं। एंटर होते ही यहाँ पे नया टॉपिक शुरू होता है कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। औपनिवेशिक का मतलब है जब अंग्रेज यहाँ पर आए और इन्होंने भारत के लोगों का शोषण करना शुरू किया। हम इंग्लैंड के उपनिवेश थे, उनकी कॉलोनी थे, इसलिए इसको कहा गया औपनिवेशिक शासन। जैसे ही भारत आजाद हुआ यह शब्द हट जाता है। कॉलोनियल रूल, जिसको औपनिवेशिक शासन हम कहते हैं, इसका मतलब यही है, आपको सीधे अर्थों में बताऊं, कि जब हम अंग्रेजों के अधीन थे या उनके गुलाम हुआ करते थे। अंग्रेजों ने आदिवासियों के जीवन पर क्या असर डाले, तो सबसे पहले इसके अंदर सब टॉपिक आएगा आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। जो मुखिया थे उनका जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ। तो ये देखिए, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का जीवन प्रभावित होना था। अब आप ये समझिए, मान लीजिए आप अपने गांव के सरपंच हैं, आप अपने गांव के प्रधान हैं, सरपंच हैं। यदि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है और आपको कहता है कि भाई साहब कल से आपके सारे अधिकार खत्म, सिर्फ आप नाम के सरपंच रहेंगे, आप अपने सारे पावर्स हमें हस्तांतरित कर दीजिए, हमें दे दीजिए, तो आपको कैसा लगेगा। वही स्थिति इस समय आदिवासी मुखियाओं की हो। जो सरदार थे, जो कबीले के सरदार थे, कुछ लोग उनका कहना मानते थे, उनके खुद की पुलिस थी, उनके कानून थे। लेकिन अब क्या होने वाला था, देखिए। अंग्रेजों के आने से पहले क्या स्थिति थी, है ना। मैं इसको यहां लेता हूं कि अंग्रेजों के आने से पूर्व, ध्यान से समझिएगा इसको और इसके नोट्स मेंटेन करते रहिएगा। अंग्रेजों के आने से पूर्व अर्थात पहले मुखिया क्या करते थे। आदिवासी मुखिया अपने इलाकों में, आदिवासी मुखिया अपने इलाकों में गहरी पैठ रखते थे। पैठ का मतलब दो तरह से है। एक तो उनको सारी जो खबर रहती थी कि कहां पे क्या हो रहा है, दूसरा सभी लोग उनके नियंत्रण में थे। सारा का सारा जो उनका क्षेत्र था वो उनके पास आता था, उनके पास काफी अधिकार थे। यहां हम लिख सकते हैं उनके पास का मतलब है मुखियाओं के पास, उनके पास काफी अधिकार थे। काफी अधिकार का मतलब पावर जो है उनके पास बहुत ज्यादा थे। वो अपने इलाके के एक तरह से कह सकते हैं प्रधान थे, सरदार थे। उनके पास खुद की पुलिस भी थी और वन कानून भी थे। देखिए, उनके पास स्वयं की पुलिस, स्वयं की पुलिस भी थी और स्वयं के वन कानून भी थे, खुद के कानून थे। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुखियाओं के कानून चलते थे। उनका इलाका आपस में बटा हुआ था। अब ऐसी स्थिति थी तो उनके साथ क्या हुआ, देखिए। आदिवासी मुखियाओं के जो कामकाज थे वो बदल गए। अब उनके अधिकारों में कमी आई। अंग्रेजों के आने के बाद में अब क्या हुआ, देखिए। अंग्रेजों के हस्तक्षेप के बाद प्रश्न और जवाब यहां से शुरू होता है। अगर कोई सीधा सीधा प्रश्न पूछे आपको भी आदिवासी मुखियाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा औपनिवेशिक शासन के दौरान, ये मैंने आपको भूमिका बताई कि वो पहले क्या करते थे। लेकिन पते की बात अब आती है, आदिवासी मुखियाओं के कामकाज बदल गए। सबसे पहले आपको यह लिखना है, आदिवासी मुखियाओं के काम बदल गए। अब
क्या काम बदले, अब आप आगे समझ जाएंगे। पहले उनका काम था सभी पर नियंत्रण रखना, लेकिन अब ऐसा नहीं था, बदल गए। इनके अधिकारों में कमी आ गई, पावर्स छीन ली अंग्रेजों ने। कहा भाई अब मुखिया हम हैं यहाँ के। किसके अधिकारों में कमी आई? आदिवासी मुखियाओं के अधिकारों में कमी आई। उनकी जो राइट्स थे वो रिड्यूस हो गए। क्या? जमीन पर हालांकि उनका अधिकार बना रहा। किसका? मुखियाओं पर, मुखियाओं का। दूसरा, हालांकि जमीन पर मुखियाओं का अधिकार बना रहा। किसकी जमीन? जंगल की जमीन। एकदम से नहीं छीनी, मुखियाओं का अधिकार बना रहा। जमीन पर तो उनका अधिकार बना रहा, लेकिन जो शासकीय क्षेत्र था, शासकीय शक्तियां थी, उसमें कमी आई। लेकिन अब शासकीय शक्तियों से क्या मतलब है? जैसे किसी को आदेश देना, शासकीय शक्तियों में कमी आई। किसी को आदेश देना, किसी के ऊपर नियंत्रण रखना, लगान, जो टैक्स है उसको तय करना, उसको वसूल करना, ये सारे अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चले गए थे। मुखिया सिर्फ नाम मात्र के थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने मुखियाओं को अंग्रेजी नियम मानने के लिए उनको बाध्य किया। सीधी सी बात है। आगे चलिए, देखो तीसरा लिखा हूं मैं। मुखिया अब अंग्रेजों के नियम, मुखिया अंग्रेजों के नियम मानने हेतु बाध्य हुए। मानने हेतु बाध्य मतलब मजबूर हो गए। अब कोई चारा नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब राजा अंग्रेज है। तब आप थे, लेकिन अब मुखिया अंग्रेज हुकूमत या अंग्रेज या ब्रिटिश हुकूमत थी। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई ऐसे नहीं चले, अब आप हमें गिफ्ट दो। किसको कहा? आदिवासी मुखिया, जिसको यहां पे कहा गया है नजराना, भेंट। हम इतिहास में शुरू से नजराना पढ़ते आ रहे हैं, तो अंग्रेजों को नजराना देने। समझना इसको, ये चौथा बिंदु लिखवा रहा हूं मैं। अंग्रेजों को क्या देना? कि भाई नजराना दो, गिफ्ट दो। नजराना का मतलब गिफ्ट होता है, ध्यान से समझ लेना आप इसको। अंग्रेजों को कहा कि नजराना दो, आपका जो कबीला है उसको अनुशासन में रखो, कबीले को डिसिप्लिन में रखो, मतलब अनुशासन में रखो। अनुशासन में रखने पहले गिफ्ट दो, अपने लोगों को डिसिप्लिन में रखो, ताकि वो हमारे खिलाफ बोले नहीं। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोले। अंग्रेज प्रतिनिधि की हैसियत से काम करो। आप अब स्वतंत्र सरदार नहीं हो, आप हमारे अंडर में आते हो, अंग्रेजों ने कहा। तो अंग्रेज प्रतिनिधि की हैसियत से काम करना। मैं यहां लिखा, उसको आप सीधा यहां ले आइए। अंग्रेज प्रतिनिधि की हैसियत, हैसियत का मतलब होता है उसकी भूमिका हो गई हैसियत से काम करना। कौन काम करेगा? मुखिया काम करेगा। अंग्रेजी प्रतिनिधि, आप अंग्रेजों की रिप्रेजेंटेटिव हो और कुछ नहीं। अंग्रेजों की प्रतिनिधि की हैसियत से काम करेंगे, और आप जो है वो लगान नहीं लगाएंगे। लगान लगाने का अधिकार आप कौन है? अंग्रेज रखते हैं, आप नहीं रखते हैं। अब इतना हो गया। इससे आप यहां पे चौथा पॉइंट फिनिश कर दिए। पांचवा, इन परिस्थितियों में, कौन सी जो मैंने आपको बताई है, इन परिस्थितियों में आदिवासी मुखिया, इन परिस्थितियों में आदिवासी मुखिया क्या हो गए? लाचार हो गए, हेल्पलेस हो गए। क्या करें, कोई समझ में नहीं आ रहा था उनको, लाचार हो गए। अब उनको अपने सारे अधिकार जाते हुए नजर आए। प्रश्न आता है, औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? आपको यहां से शुरू करना है। आदिवासी मुखियाओं के काम बदल गए दोस्तों, उनके अधिकार कम हो गए। पहला पॉइंट सिंपल है।
आप आराम से समझ सकते हैं। आप स्वयं को आदिवासी मुखिया माने तो आप आराम से समझ जाएंगे। दूसरा, जमीन पर तो मुखियाओं का अधिकार बना रहा, लेकिन उसके जो पावर्स थे ना, शासकीय शक्तियां, वो कम हो गई, उनमें कमी आई, वो रिड्यूस हो गई। अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब आप पहले की तरह काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ हमारे नुमाइंदे बनके काम करेंगे, आप हमारे नियम मानेंगे। ये तीसरा बिंदु। फिर आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब कुछ तो आपको देना पड़ेगा। क्या देंगे आप? एक तो आप हमें नजराना मतलब गिफ्ट दो, दूसरा अपना जो कबीला है उसको अनुशासन में रखो ताकि हमारे खिलाफ कोई आवाज खड़ी नहीं हो, आप हमारे प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आप अपना ज्ञान मत लगाओ, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। ये सारी परिस्थितियां थी, तो अंग्रेज ये जो आदिवासी मुखिया थे वो लाचार हो गए। लाचार का मतलब है, मतलब ऐसा लग रहा था उनको, यार हमारे पास क्या है, कल के हम राजा थे, आज हम सड़क पे आ गए, ऐसा लगता है हमारे सारे अधिकार कहां गए। किस लिए गए? अंग्रेजों की वजह से, उन दीकुओं की वजह से, जिसके अंदर अभी अभी अंग्रेज आया था, उनको दीकू कहा गया। दीकू है ना यहाँ पे, आदिवासी दीकू। अब ये दीकू की एंट्री हो रही है। तो यहां पर टॉपिक ये था, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, और सबसे पहला हमने टॉपिक लिया था मुखिया पर क्या प्रभाव पड़ा। मुखिया पहले सारे अधिकार रखते थे, उनके पास पावर्स थी, लेकिन और उनकी पुलिस और वन कानून भी थे पहले, लेकिन अब क्या हुआ वो मैंने आपको 5 बिंदुओं में बता दिया। इसको लिखिए, प्रश्न निश्चित रूप से आता है। अगर आप इसमें 5 बिंदु लिखेंगे, कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। नोट्स मेंटेन करना सीखिए, बहुत काम आएगा आगे। इसको लिखिए। अब मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। आदिवासी मुखियाओं के बाद अब हम चर्चा करते हैं उन किसानों की जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, गुमंतु थे, खानाबदोश थे। अंग्रेज उनको एक जगह बसा करके नियंत्रित करना चाहते थे, उनसे टैक्स लेना चाहते थे। उनके सबसे बड़ा जो सिरदर्द था वो घूमने वाले किसान थे, जिसको काश्तकार भी कहते थे। अंग्रेजों की सबसे बड़ी समस्या थी गुमंतु किसान, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आते थे। तो यहां से हम टॉपिक शुरू करते हैं। अंग्रेजों की सबसे बड़ी समस्या थी गुमंतु किसान, गुमंतु काश्तकार। वे आदिवासी जो घूम घूम करके खेती बाड़ी करते थे, जैसे हमने स्थानांतरित खेती में पढ़ा था। अब इनको एक जगह बसाना था। अंग्रेज इसी समस्या में थे कि यार इनको एक जगह कैसे केंद्रित किया जाए। एक जगह रुकेंगे तो टैक्स देंगे, नियंत्रण भी आसानी से होगा, नहीं तो पकड़ में नहीं आते थे। अच्छा, अंग्रेजों को इलाकों का ज्ञान भी नहीं था, तो कुल मिलाकर के अब इनको एक जगह बिठाना था। कैसे करें? अंग्रेज चाहते थे कि किसान एक जगह टिक करके खेती करें। तो यहां पर हम अगला नोट लिखेंगे कि अंग्रेज यह चाहते थे कि सारे आदिवासी जितने भी हैं, कि आदिवासी एक जगह रुके, एक जगह टिककर या रुककर क्या करें? खेती करें। अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया, हम पढ़ेंगे कि गुमंतु काश्तकारों के साथ क्या हुआ। एक जगह टिककर खेती करें, उससे क्या होगा? जिससे इन पर आसानी से नियंत्रण रखा जा सके, जिससे पहला, इन पर आसानी से नियंत्रण रखा जा सके, इनको कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण रखा जा सके। दूसरा, इनसे मतलब इन किसानों से, आदिवासियों से कर वसूला जा सके, टैक्स लिया जा सके। तो ये अपने दोहरे लाभ के चक्कर में थे। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज गुमंतु किसानों को एक जगह बसाना चाहते थे, टिककर खेती करवाना चाहते थे। एक तो इनको नियंत्रण में लाना था, दूसरा इनसे क्या लेना था? टैक्स लेना था। अब क्या होगा?
इसके लिए अंग्रेजों ने कुछ नियम बनाए। अंग्रेजों ने क्या किया, जमीन के लिए कुछ नियम निर्धारित किए। इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूं। अंग्रेजों ने जमीन से संबंधित, कौन सी जमीन, जंगलों की जमीन, कुछ नियम निर्धारित किए। पहला तो ये है, आगे अब जब नियम बनाए तो सबके ऊपर लागू होंगे जो जो उस क्षेत्र में रहते थे। जमीनों को नापा गया, जमीन को नाप करके प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय किया गया। जमीन को नाप कर प्रत्येक व्यक्ति का, देखिए स्थिति कितनी बदल रही है। जहां पर पहले सबका अधिकार था उसमें अब प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय होने लगा। अंग्रेजों के द्वारा फिक्स किया गया कि ये आपकी जमीन है, ये इसकी जमीन है, ये फलाने व्यक्ति की जमीन है। उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर तेरे मेरे की भावना के बीज उत्पन्न होने लगे कि ये मेरा है और ये तेरा है। देखिए किस तरह से लोगों के अंदर फूट डाल करके उन पर शासन करने की जो प्रक्रिया चालू की जा रही है। साथ में यह भी तय किया गया कि किसे कितना लगान देना होगा। तो लगान की दरें निश्चित की गई, टैक्स कितना देना होगा यह भी निश्चित किया गया। कौन सा व्यक्ति, किसकी जमीन कितनी है, वो कितना टैक्स देगा। फिर इसके अंदर एक और फॉर्मूला तय किया, कुछ किसानों को भूस्वामी बनाया गया, लैंडलॉर्ड, कि आप यहां के जमींदार हैं, जागीरदार हैं, और कुछ को पट्टेदार घोषित किया गया। कुछ लोगों को, कौन लोग, आदिवासी, कुछ लोगों को भूस्वामी, तो कुछ को, जो दूसरे थे, पट्टेदार। पट्टेदार का मतलब एक निश्चित समय के लिए उनको जमीन दी गई, पट्टेदार घोषित किया गया। तो यहां पर भी देखिए असमानता थी, लोगों को यह बताना कि भाई मैं जमींदार हूं और तुम पट्टेदार, ठीक है। अब अंग्रेजों की यह स्थिति थी कि वो सबको एक जगह पे रोकना चाहते थे, वो घुमंतु किसानों को एक जगह पर बिठाना चाहते थे ताकि उनको नियंत्रित किया जा सके, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। क्यों सफल नहीं हुए वो हम अगले बोर्ड वर्क में देखते हैं। फिलहाल हम इसको समझते हैं वापिस कि देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, लोगों को या घुमंतु काश्तकारों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए जमीन के कुछ नियम बनाए, जमीन को नापा गया और उसका प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय किया गया। जो लगान की दरें थी वो निश्चित की गई कि कौन कितना टैक्स देगा। कुछ लोगों को भूस्वामी बनाया गया और कुछ को पट्टेदार बनाया गया। अब घुमंतु किसान अपनी समस्या अंग्रेजों को बताते हैं कि भाई साहब आप तो ऐसा कर रहे हो, लेकिन हमारे ये समस्याएं आ रही, हम क्या करें बताओ। देखते हैं क्या क्या समस्या थी, लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अंग्रेज भले ही चाहते हो कि घुमंतु किसान एक जगह रुके, लेकिन किसानों की अपनी समस्या थी, किसानों का क्या कहना था और उसके बाद में क्या परिणाम हुआ। सिर्फ 3 और 4 बिंदु इस टॉपिक के। किसान ये कह रहे थे कि भाई जहां पे पानी कम है और वहां की मिट्टी सूखी है, वहां पे हम हल नहीं चला सकते। देखिए घुमंतु किसानों की समस्या कि जहां पानी कम हो तथा जो मिट्टी है वो सूखी हुई हो, जहां पर पानी कम हो और मिट्टी सूखी हुई हो वहां हलों से खेती नहीं की जा सकती, वहां हलों से खेती नहीं की जा सकती। वहां पर हल नहीं, वहां तो बीजों को सिर्फ बिखेरना है। हलों की मदद से जो खेती करना, जिनको कहा जा रहा था हलों की मदद से खेती करो, हलों की मदद से खेती करने वाले जो जुम काश्तकार थे, यहां पे देखिए दूसरा रहता हूं मैं, हलों की मदद से जो हल होते हैं, हलों की मदद से खेती करने वाले
कैसे किसान, झूम किसान या झूम काश्तकार, गुमंतु किसान, झूम काश्तकार, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। हलों की मदद से खेती करने वाले जो झूम काश्तकार थे वो अब नुकसान में जा रहे थे, उनको उपज नहीं मिल रही थी। झूम काश्तकार नुकसान उठा रहे थे, उन्हें, किसको, झूम काश्तकारों को, उन्हें फसल की जो पैदावार है अच्छी नहीं मिल पा रही थी। ये उनके साथ में समस्या आ रही थी। तो उन्होंने कहा भाई हमारा जो परंपरागत तरीका है वो ही सही है, आप मेहरबानी करके हमें वही काम करने दें। फिर जो पूर्वोत्तर के जो किसान है भारत के, नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल नागालैंड वाला जो बेल्ट है, असम मेघालय मणिपुर, जो 7 सिस्टर्स जिसको हम कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो लोग हैं वो कहते थे कि हम तो झूम खेती ही करेंगे। पूर्वोत्तर के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें झूम खेती करने दी जाए। ये तीसरा बिंदु हो गया। पूर्वोत्तर के झूम काश्तकार या किसान, झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे। अड़े रहे मतलब अपनी बात पर अड़ीग रहे, अड़े रहे कि वे, पूर्वोत्तर के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि वे झूम खेती ही करेंगे या परंपरागत खेती ही करेंगे। परंपरागत मतलब जो उनकी परंपरा से चली आ रही है। परंपरागत खेती मतलब गुमंतु खेती, यहां पर उनके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं गुमंतु खेती। वे परंपरागत खेती ही करेंगे। अब क्या होगा, तो यहां पर जो अंग्रेज हैं थोड़े से नरम हुए। बहुत ज्यादा जब विरोध हो गया, काफी विरोध हुआ, अधिक विरोध हुआ, तो उस पर अंग्रेजों ने क्या किया, देखिए, एक व्यापक विरोध, ज्यादा विरोध हुआ। व्यापक विरोध के बाद अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने, व्यापक विरोध के बाद अंग्रेजों ने आदिवासियों की बात मान ली। कुछ कबीलों को ने आदिवासियों की बात मानी तथा कुछ कबीलों को गुमंतु खेती की छूट दी गई कि आप खेती कर सकते हैं। गुमंतु खेती की छूट दी गई। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए भाव देखिए कि हम आपको छूट दे रहे। अरे आप क्या छूट दे रहे हो भाई, हमारा भारत है, हमारा इलाका है, हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। लेकिन नहीं, अब दीकू आ गया था, अब अंग्रेज आ गया था, आदिवासियों के जो अधिकारों के ऊपर कुंडली मार के सांप की तरह बैठ गया था। इसमें देखिए गुमंतु काश्तकारों की जो समस्या है उसमें पहला बिंदु ये था कि पानी कम होता था तो मिट्टी सूखी थी और वहां पर हम खेती नहीं कर सकते थे। दूसरा उन्होंने कहा यहां से हलों की मदद से जिसने भी खेती की, जो झूम काश्तकार थे, उनको पैदावार अच्छी नहीं मिली, खेती ज्यादा उनको फायदा नहीं दे रही थी। लेकिन जो तीसरा बिंदु है, तो पूर्वोत्तर के जो काश्तकार थे, पूर्वोत्तर के जो किसान थे, वो ये कह रहे थे कि नहीं, हम तो हमारी परंपरागत खेती ही करेंगे। तो यहां पर एक विरोध हो रहा था, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई विरोध ज्यादा है, इसलिए कुछ लोगों को, कुछ कबीले ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं, उनको खेती की छूट दी जाए। यह है गुमंतु काश्तकारों के साथ क्या हुआ। पहले हमने देखा आदिवासी मुखियाओं के साथ क्या हुआ, फिर हमने देखा गुमंतु काश्तकारों के साथ क्या हुआ, उनकी क्या डिमांड थी और उसके बाद में क्या रिजल्ट्स निकले। अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप इसको लिखिए, नोट्स करते रहे, आप जो नोट बनाते रहे, आपकी जो कॉपी है और पेन अपने साथ में रखिए जब भी आप मेरे वीडियोस देखने के लिए आए।
चलिए आगे बढ़ते हैं।